हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूरपेरियम। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन मेंटेन्स दी प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है। बताइए इनमें से कौन सा है गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा होगा। ऑप्शन ए है हमारा एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी हमारा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी हमारा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी हमारा प्रोलैक्टिन। तो बताइए गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा होगा, इनमें से कौन सा हार्मोन है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है। कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें एससीजी आता, अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं आता एससीजी आ जाता तो आप एससीजी भी राइट आंसर लगा सकते थे। ठीक है, एससीजी या एचपीएल, एचपीएल भी क्या होता है, एचपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एचपीएल का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ये भी गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एससीजी का फुल फॉर्म पता है आपको, एससीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरॉन के अलावा अगर प्रोजेस्टेरॉन की जगह एससीजी या एचपीएल आता तो आप इसका भी राइट आंसर लगा सकते थे। ठीक है, ये दोनों जो हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन भी गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये भी गर्भावस्था के लिए है। तो इन तीनों में से आप कोई भी राइट आंसर लगा सकते थे। अगर बाई चांस एससीजी आ जाता है या एचपीएल आ जाता है, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आता है तो आप इनमें से कोई भी राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक आंसर लगा सकते थे। अगर इन तीनों में से अगर प्रोजेस्टेरॉन की जगह एससीजी आ जाता है या एचपीएल आ जाता तो आप राइट आंसर लगा सकते थे। ठीक है, ना ही एस्ट्रोजन होगा, ना ही ऑक्सीटोसिन होगा, ना ही प्रोलैक्टिन होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रोजेस्टेरॉन। क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है, व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था की औसत अवधि क्या होती है। अब बताइए गर्भावस्था की औसत अवधि क्या होती है। औसत अवधि बताइए क्या होती है, एवरेज ड्यूरेशन क्या होती है बताइए। गर्भावस्था कितने दिन की होती है या कितने सप्ताह की होती है, इसमें क्या पूछा है, गर्भावस्था कितने सप्ताह की होती है। इनमें से बताइए कितने सप्ताह की होती है, 36 सप्ताह की या 38 सप्ताह की या 40 सप्ताह की या 42 सप्ताह की। बताइए कितने सप्ताह की होती है गर्भावस्था, औसत अवधि क्या है गर्भावस्था की। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भावस्था की औसत अवधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। कितनी, 40 सप्ताह। कितनी हो जाएगी, 40 सप्ताह की होती है। ठीक है, 40 वीक्स, 40 वीक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 40 वीक्स। ठीक है, 40 सप्ताह की औसत अवधि होती है। सप्ताह में पूछे तो 40 सप्ताह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 40 सप्ताह। 40 सप्ताह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दिन में पूछते हैं तो दिन में आपको कितना लगा देना, दिन में 280 दिन लगाना है। ठीक है, अगर दिन में पूछते हैं गर्भावस्था की औसत अवधि क्या होगी दिन में, तो आप बता दीजिएगा। अगर दिन में ऑप्शन आते हैं तो 280 दिन लगा दीजिएगा। ठीक है, 280 डेज लगा लीजिएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर सप्ताह में पूछते हैं तो आपको 40 सप्ताह लिख देना है, और अगर डे में पूछते हैं तो 280 डे, 280 डेज। ठीक है, 280 डेज आप लिख सकते हैं इसका राइट आंसर। ओके, और वैसे ये कब से काउंट होती है गर्भावस्था की अवधि, गर्भावस्था की ये अवधि अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से गिनी जाती है। कब से गिनी जाती है, अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से गिनी जाती है। ठीक है, जो आखिरी मासिक धर्म होता है उसके पहले दिन से गिनी जाती है, उस दिन से लेके 40 सप्ताह है।
या 280 दिन, ठीक है। 280 दिन काउंट करेंगे तो आपकी जो डिलीवरी डेट है वो निकल आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन फॉर्म्स द प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा कौन सा अंग बनाता है। बताइए प्लेसेंटा कौन सा अंग बनाता है इनमें से। तो ऑप्शन ए है हमारा अंडाशय मतलब ओवरी, ऑप्शन बी है हमारा यूट्रस मतलब गर्भाशय, ऑप्शन सी है कोरियन एंड डेसिडुआ, ऑप्शन डी है हमारा फैलोपियन ट्यूब। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। प्लेसेंटा कौन सा अंग बनाता है इनमें से, कौन सा अंग बनाएगा प्लेसेंटा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोरियन एंड डेसिडुआ। क्या हो जाएगा, कोरियन एंड डेसिडुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4 क्वेश्चन है हमारा, क्विकनिंग इज फेल्ट ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। क्या पूछा है, क्विकनिंग इज फेल्ट ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि भ्रूण की हरकत कब महसूस होती है। बताइए भ्रूण की हरकत कब महसूस होती है। गर्भाशय में जो भ्रूण है उसकी हरकत कब महसूस होगी, बताइए कितने महीने में महसूस होती है। तो चलिए ऑप्शन ए है 2nd मंथ, ऑप्शन बी है 3rd मंथ, ऑप्शन सी है 4th मंथ, ऑप्शन डी है 5 मंथ। तो बताइए इनमें से कितने महीने में भ्रूण की हरकत महसूस होने लगती है माँ को। बताइए कितने महीने में महसूस होने लगती है। जो मूवमेंट होते हैं गर्भाशय में, जो मूवमेंट होते हैं शिशु के, वो कितने महीने में होते हैं, कितने महीने में होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 5वां महीना। क्या हो जाएगा, 5 मंथ में भ्रूण की जो हरकतें होती है वो महसूस होने लगती है। भ्रूण जो भी हाथ पैर चलाता है वो महसूस होने लगती है, ठीक है। 5 महीने में, 3 महीने में नहीं होते, ना ही 2 महीने में होते, ना ही 4 महीने में, 5 महीने से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। 5 महीने से भ्रूण की हरकतें महसूस होने लगती हैं। अगर भ्रूण हिल डुल रहा है तो समझ आने लगेगा आपको कि बच्चा कोई कुछ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि बच्चा कोई मूवमेंट कर रहा है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, गुडेल साइन इज ऑब्जर्व्ड इन। क्या है, गुडेल साइन इज ऑब्जर्व्ड इन, मतलब गुडेल साइन किस में देखा जाता है। बताइए गुडेल साइन जो होता है वो किस में देखा जाता है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है सर्विक्स मतलब गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन बी हमारा वेजाइना मतलब योनि, ऑप्शन सी है यूट्रस मतलब गर्भाशय, ऑप्शन डी है ब्रेस्ट मतलब स्तन। बताइए गुडेल साइन इनमें से किस में देखा जाता है, किस में देखते हैं गुडेल साइन बताइए। गुडेल साइन क्या होता है, गुडेल साइन एक प्रारंभिक संकेत है, ठीक है, जो गर्भाशय ग्रीवा को नरम होने से पहचाना जाता है, ठीक है, जो गर्भाशय ग्रीवा के नरम होने से पहचाना जाता है। वैसे यह आमतौर पे गर्भाशय के पहले 4 से 8 हफ्तों में देखा जाता है, लेकिन यह निश्चित रूप से गर्भाशय का संकेत नहीं है, ठीक है। लेकिन यह निश्चित रूप से गर्भाशय का संकेत नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय ग्रीवा। क्या हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा को नरम होने से पहचाना जाता है, ठीक है। गुडेल साइन जो होता है सर्विक्स जो मुलायम हो जाती है उससे पहचाना जाता है गुडेल साइन, ठीक है। सर्विक्स का मुलायम होना गुडेल साइन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, मतलब प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। अब बताइए प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है इनमें से। तो ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी है रिलैक्सिन। तो राइट आंसर क्या हुआ बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, बताइए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है प्रसव के समय, ठीक है।
प्रसव के समय गर्भाशय को संकुचन करने के लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लेबर, मतलब प्रसव की पहली अवस्था कौन सी होती है? बताइए प्रसव की पहली अवस्था कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए है डिलीवरी ऑफ बेबी, मतलब बच्चे का जन्म। ऑप्शन बी है हमारा सर्वाइकल डायलेशन, मतलब ग्रीवा का फैलाव। ऑप्शन सी है हमारा डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा का निष्कासन। ऑप्शन नंबर डी है हमारा बियरिंग डाउन, मतलब जोर लगाना। तो राइट आंसर क्या हुआ? प्रसव की पहली अवस्था कौन सी होती है इनमें से? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। जिनको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, जिनको भी राइट आंसर पता है। कमेंट करने से आप क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, ठीक है, उस आंसर को, उस क्वेश्चन को आप भूलेंगे नहीं, इसलिए बोलते हैं कि आप कमेंट करते जाइए, उससे आप लोग भूलेंगे नहीं उस क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट करने से आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। अगर एक बार वो चीज़ आपके दिमाग में आ गई तो वो फिर वो हटेगी नहीं। ठीक है, अगर अच्छे से आ गई एक बार दिमाग में आपके तो वो हटेगी नहीं आपके दिमाग से। तो एग्जाम से पहले अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सर्वाइकल डायलिटेशन। क्या हो जाएगा? सर्वाइकल डायलिटेशन, मतलब ग्रीवा का फैलाव। ग्रीवा का फैलाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीवा का फैलाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज, मतलब सामान्य भ्रूण हृदय गति क्या होती है? बताइए सामान्य भ्रूण हृदय गति क्या होती है? बताइए बच्चे की जो भ्रूण की जो हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए? भ्रूण मतलब कि जो बच्चा पेट में होता है उसकी हृदय गति कितनी होनी चाहिए, उसकी हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए? इनमें से 80 से 100 बीपीएम, या 100 से 120 बीपीएम, या 120 से 160 बीपीएम, या 160 से 180 बीपीएम। बताइए इनमें से कितनी होनी चाहिए भ्रूण गति, भ्रूण की हृदय गति कितनी होगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 120 से 160 बीपीएम। कितनी? 120 से 160 बीपीएम क्या हो जाएगी? हार्ट रेट बच्चे की। ठीक है, 120 से 160 बीट पर मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएम का मतलब हुआ बीट पर मिनट। ठीक है, बीट पर मिनट। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इन अ प्रीमी ग्रेविडा इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब पहली बार गर्भवती महिला में प्रसव की दूसरी अवस्था की अवधि लगभग होती है। बताइए पहली बार गर्भवती महिला में प्रसव की दूसरी अवस्था की अवधि लगभग होती है, बताइए कितनी होती है इनमें से? दूसरी बार दूसरी अवस्था की अवधि कितनी होती है? जो महिला पहली बार गर्भवती होती है तो उस महिला की प्रसव की दूसरी अवस्था, मतलब डिलीवरी की जो दूसरी अवस्था होती है, प्रसव की दूसरी अवस्था होती है, वो लगभग होती है। तो लगभग वो कितनी होती है इनमें से? ऑप्शन ए है हमारा 10 से 20 मिनट, ऑप्शन बी है हमारा 30 से 60 मिनट, ऑप्शन सी है हमारा 1 से 2 घंटे, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 3 से 4 घंटे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार गर्भवती महिला में प्रसव की दूसरी अवस्था की अवधि लगभग होती है, इनमें से कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 1 से 2 आवर्स। क्या हो जाएगी? 1 से 2 आवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 घंटे। जो लेबर की दूसरी अवस्था होती है कितनी देर की होती है? 1 से 2 घंटे की। ठीक है, 1 से 2 घंटे की, 1 से 2 घंटे इसका राइट आंसर लगा लीजिए 1 to 2 आवर्स। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड मीन्स। क्या है? एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड मीन्स, मतलब भ्रूण के सिर का एंगेजमेंट का मतलब है।
बताइए भ्रूण के सिर का एंगेजमेंट का मतलब है। बताइए एंगेजमेंट का क्या मतलब है इनमें से। राइट आंसर क्या होगा, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिसेंट इनटू पेल्विक ब्रिम मतलब श्रोणि में उतरना। ऑप्शन बी है रोटेशन मतलब घूर्णन। ऑप्शन सी है फ्लेक्शन मतलब झुकाव। ऑप्शन डी है हमारा एक्सपल्सन मतलब निष्कासन। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से। भ्रूण के सिर का एंगेजमेंट का मतलब क्या है, बताइए क्या मतलब है एंगेजमेंट का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। डिसेंट इनटू पेल्विक ब्रिम क्या हो जाएगा, डिसेंट इनटू पेल्विक ब्रिम मतलब श्रोणि में उतरना। श्रोणि में उतरना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भ्रूण के एंगेजमेंट का मतलब है श्रोणि में उतरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11। 11 क्वेश्चन है हमारा प्यूरपेरियम लास्ट फॉर मतलब प्रसवोत्तर काल कितने समय तक का रहता है। बताइए प्रसवोत्तर काल कितने समय तक का रहता है। तो ऑप्शन ए है हमारा 2 वीक्स, ऑप्शन बी है 4 वीक्स, ऑप्शन सी है 6 वीक्स, ऑप्शन डी है 8 वीक्स। तो बताइए कितने दिन का होता है प्रसवोत्तर काल। प्रसवोत्तर काल कितने दिन का रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 4 वीक्स। कितने, 4 वीक्स का होता है प्रसवोत्तर काल। प्रसवोत्तर काल 4 वीक्स का होता है मतलब 4 सप्ताह का होता है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए 4 सप्ताह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा लोकिया सेरोसा इज सीन इन विच पीरियड मतलब लोकिया सेरोसा किस अवधि में दिखाई देती है। बताइए लोकिया सेरोसा किस अवधि में दिखाई देती है। तो ऑप्शन ए है 1 से 3 दिन, ऑप्शन बी है 4 से 10 दिन, ऑप्शन सी है 11 से 14 दिन, ऑप्शन डी है आफ्टर 2 वीक्स। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। लोकिया सेरोसा किस अवधि में दिखाई देता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 4 से 10 दिन में। कितने दिन में दिखाई देता है, 4 से 10 दिन में। 4 से 10 दिन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा लीजिए, 4 से 10 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। 13 क्वेश्चन है हमारा यूटरस रिटर्न्स टू नॉन प्रेग्नेंट साइज बाय मतलब गर्भाशय सामान्य आकार में कब लौटता है। बताइए गर्भाशय सामान्य आकार में कब लौटता है। तो ऑप्शन ए है 1 वीक, ऑप्शन बी है 2 वीक्स, ऑप्शन सी है 6 वीक्स, ऑप्शन डी है 3 मंथ्स। बताइए कब लौटता है सामान्य आकार में यूटरस, कब लौटेगा बताइए। राइट आंसर क्या होगा, जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 6 वीक्स। 6 वीक्स में गर्भाशय अपने सामान्य आकार में लौट आता है। ठीक है, 6 हफ्ते में। यूट्रस रिटर्न कब होता है, 6 वीक्स में। 6 वीक्स में अपने सामान्य आकार में लौट आता है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डिलीवरी के बाद का बोल रहा है। ठीक है, जब डिलीवरी हो जाती है फिर सब हो जाता है उसके 6 हफ्ते बाद गर्भाशय अपने सामान्य आकार में लौट आता है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। 14 क्वेश्चन है हमारा विच हार्मोन हेल्प्स इन मिल्क एजेक्शन मतलब दूध निकालने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। बताइए इनमें से दूध निकालने वाला कौन सा हार्मोन होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी है रिलैक्सिन। बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन होता है जिससे दूध निकालने में सहायता मिलती है। दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है बताइए। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑक्सीटोसिन दूध निकालने में सहायक होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन दूध बनाने में जिम्मेदार होता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, दूध बनाता है। ठीक है, और जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन दूध को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है,
ऑक्सीटोसिन दूध को बाहर निकालने में मदद करता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन मत लिख लेना इसका आंसर, ठीक है। प्रोलैक्टिन नहीं होगा, अगर बनाने की बात बोलते तो आप प्रोलैक्टिन लिख सकते थे। तो इसमें क्या पूछा है, निकालना पूछा है, तो निकालता क्या है, निकालता हमारा ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध को निकालता है, ठीक है। अगर बनाने की बात करते दूध को कौन बनाता है तो आप लिख सकते थे प्रोलैक्टिन, और ये निकालने की बात हो रही है तो आप ऑक्सीटोसिन लगाइएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑक्सीटोसिन आपको राइट आंसर लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट मतलब स्तन दूध में निम्न में से क्या नहीं होता है। बताइए स्तन दूध में निम्न में से क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो बताइए स्तन दूध में निम्न में से क्या नहीं होता है, नहीं होता है पूछा है, तो बताइए इनमें से क्या नहीं होता है, दूध में क्या नहीं होता है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी नहीं होता स्तन दूध में, विटामिन डी नहीं होता। एंटीबॉडीज होती है, आयरन होता है, वाटर होता है, पर विटामिन डी नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, फंडल हाई एट 20 वीक्स इज एट मतलब 20 सप्ताह में फंडल ऊंचाई कहाँ होती है। बताइए 20 सप्ताह में फंडल ऊंचाई कहाँ पर होती है, बताइए कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए है अम्लाइकस मतलब नाभि, ऑप्शन बी है एक्जिफिस्टर्नम, ऑप्शन सी है हमारा सिम्फेसिस प्यूबिस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिलो अम्लाइकस। तो बताइए कहाँ पर होती है 20 सप्ताह में फंडल ऊंचाई कहाँ होती है, 20 सप्ताह में फंडल ऊंचाई कहाँ होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नाभि पर होती है। कहाँ होती है, नाभि पर, अम्लाइकस, ठीक है। फंडल ऊंचाई 20 सप्ताह के बाद नाभि पर आ जाती है, ठीक है, नाभि पर होती है 20 सप्ताह बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, कोलेस्ट्रम इज रिच इन मतलब कोलेस्ट्रम में क्या अधिक होता है। बताइए कोलेस्ट्रम में क्या अधिक होता है। तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो राइट आंसर क्या हुआ, कोलेस्ट्रम में अधिक क्या होता है। बताइए कोलेस्ट्रम में अधिक क्या होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कोलेस्ट्रम अधिक होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए में, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ द फिटस मतलब भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति क्या होती है। बताइए भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति क्या होती है। तो ऑप्शन ए है ब्रीच, ऑप्शन बी है शोल्डर, ऑप्शन सी है हमारा सेफिलिक, ऑप्शन डी है हमारा ट्रांसवर्स। तो बताइए सामान्य स्थिति पूछी है, सामान्य प्रस्तुति पूछी है, तो सामान्य प्रस्तुति क्या होती है। भ्रूण जब गर्भाशय में होता है तो उसकी सामान्य स्थिति नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, ये पूछा है। नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिफेलिक। सिफेलिक को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, क्या बोलेंगे, सिफेलिक को सामान्य प्रस्तुति मतलब कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन, नॉर्मल प्रेजेंटेशन बोलेंगे सिफेलिक को। ब्रीच मतलब होता है उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है। बताइए प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण है, इनमें से क्या है बताइए। तो ऑप्शन ए है ट्रॉमा, ऑप्शन बी है रिटेंड प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा यूट्राइन एटॉर्नी, ऑप्शन डी है हमारा कोगुलोपैथी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यूट्राइन एटॉर्नी। क्या हो जाएगा, यूट्राइन एटॉर्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण है यूट्राइन एटोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द फीटस एंटर्स द पेल्विस फर्स्ट इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अब बताइए वर्टेक्स प्रस्तुति में श्रोणि में सबसे पहले क्या प्रवेश करता है। बताइए वर्टेक्स प्रस्तुति में श्रोणि में सबसे पहले क्या प्रवेश करता है। मतलब कि वर्टेक्स जो प्रेजेंटेशन होती है उस प्रेजेंटेशन में जो फिटस होता है उसमें सबसे पहले क्या प्रवेश करता है। मतलब कि जब डिलीवरी होती है तो उस समय क्या आता है सबसे नीचे, सबसे पहले क्या आता है। जैसे ब्रीच अगर प्रेजेंटेशन होती है तो बच्चे के पैर आते हैं, ठीक है, हेड नहीं आता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में हेड नहीं आता है, सिफेलिक में आता है हेड, ठीक है। सिफेलिक हमारी नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन को हम उल्टा बच्चा बोल सकते हैं, उल्टा है बच्चा, ठीक है। मतलब कि उसके पैर नीचे हैं और हेड ऊपर की तरफ। पहले अगर डिलीवरी होगी तो पैर पहले आएंगे और हेड बाद में आएगा। और नॉर्मल होती है तो पहले क्या होता है, पहले हेड आता है। नॉर्मल डिलीवरी जब होती है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन जब होता है तो पहले क्या आता है, हेड आता है, उसके बाद उसके हाथ पैर आते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है वर्टेक्स प्रस्तुति में श्रोणि में सबसे पहले क्या प्रवेश करता है। बताइए क्या प्रवेश करेगा। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चिन मतलब ठोड़ी, ऑप्शन बी है बटॉक्स मतलब नितंब, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ऑक्सीपुट, ऑप्शन डी है शोल्डर मतलब कंधा। तो बताइए इनमें से क्या आएगा वर्टेक्स प्रस्तुति में। जब वर्टेक्स प्रस्तुति होती है मतलब कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है उसमें सबसे पहले क्या आएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑक्सीपुट, ऑक्सीपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम जान लेते हैं वर्टेक्स स्थिति क्या होती है। वर्टेक्स स्थिति होती है, वर्टेक्स स्थिति का मतलब हुआ, वर्टेक्स स्थिति का मतलब हुआ शिशु का सिर नीचे की तरफ होता है। क्या होता है, शिशु का सिर नीचे की तरफ होता है और उसका चेहरा माँ की पीठ की ओर होता है, ठीक है। उसका चेहरा जो होता है माँ की पीठ की ओर होता है, माँ की मुंह साइड नहीं होता, ठीक है, माँ की पीठ की तरफ होता है। वैसे इस स्थिति में बच्चे का सिर पहले जन्म नहर में प्रवेश करता है, जो कि योनि के प्रसव के लिए सबसे अनुकूल स्थिति होती है, ठीक है। योनि के प्रसव के लिए सबसे अनुकूल स्थिति होती है वर्टेक्स स्थिति। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट का मतलब होता है सिर या खोपड़ी का पिछला भाग, ठीक है। यह शब्द शरीर की रचना विज्ञान मतलब कि एनाटॉमी में इस्तेमाल होता है, ठीक है, खासकर जब हम खोपड़ी के पिछले हिस्से का वर्णन करते हैं तब, ठीक है। ऑक्सीपुट खोपड़ी का वह हिस्सा है जो सिर के पीछे की तरफ होता है। ऑक्सीपुट में ऑक्सीपिटल हड्डी होती है। क्या होती है, ऑक्सीपिटल हड्डी होती है, ठीक है, जो खोपड़ी के आधार का निर्माण करती है। ऑक्सीपिटल हड्डी, ऑक्सीपिटल हड्डी खोपड़ी के आधार का निर्माण करती है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। पहले इसका राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंडोमेट्रियल लाइनिंग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज। मतलब प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियल परत को बनाए रखने वाला हार्मोन क्या है। बताइए प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियल परत को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है, कौन सा है बताइए। एंडोमेट्रियल परत को कौन बनाए रखता है इनमें से। तो ऑप्शन ए है LH, ऑप्शन बी है SCG, ऑप्शन सी है FHS, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो बताइए इनमें से कौन एंडोमेट्रियल परत को बनाए रखता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। SCG जो होती है वो एंडोमेट्रियल परत को बनाए रखती है, ठीक है। SCG के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। SCG का फुल फॉर्म मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। जिसको भी SCG का फुल फॉर्म पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा SCG का फुल फॉर्म और LH का फुल फॉर्म। SCG का फुल फॉर्म, LH का फुल फॉर्म और FHS का फुल फॉर्म आप बताइएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज नॉट फिजियोलॉजिकल इन प्रेगनेंसी, मतलब निम्न में से कौन सा परिवर्तन गर्भावस्था में सामान्य नहीं होता है। बताइए इनमें से कौन सा परिवर्तन गर्भावस्था में सामान्य नहीं होता है पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, मतलब रक्त मात्रा में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, मतलब हृदय उत्पादन में कमी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, मतलब टाइडल वॉल्यूम में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, मतलब ग्रीवा का नरम होना। बताइए राइट आंसर क्या हुआ, इनमें से गर्भावस्था में सामान्य क्या नहीं होगा। राइट आंसर क्या हुआ बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, मतलब रक्त मात्रा में वृद्धि। रक्त मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, गर्भावस्था में ब्लीडिंग नहीं होती है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा। विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, मतलब स्तन दूध के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। अब बताइए स्तन दूध के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो बताइए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा दूध निर्माण के लिए, कौन सा हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन या रिलैक्सिन। तो बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रोलैक्टिन। क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा। द टर्म प्यूर्पेरियम रिफर्स टू द पीरियड, मतलब प्रसवोत्तर काल उस अवधि को कहते हैं जब, मतलब प्रसवोत्तर काल उस अवधि को कहते हैं जब लेबर स्टार्ट हो या प्रेगनेंसी एंड हो या आफ्टर चाइल्ड बर्थ अंटिल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिटर्न टू नॉर्मल, मतलब प्रसव के बाद जब तक प्रजनन अंग सामान्य नहीं हो जाते। ऑप्शन डी है आफ्टर मेनोपॉज। बताइए प्रसवोत्तर काल किस अवधि को कहते हैं इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। प्रसवोत्तर काल उस अवधि को कहते हैं जब प्रसव के बाद जब तक प्रजनन अंग सामान्य नहीं हो जाते। ठीक है, प्रसव के बाद जब तक प्रजनन अंग सामान्य नहीं हो जाते उसको हम प्रसवोत्तर काल अवधि कहते हैं। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा। Montgomery tubercles आर फाउंड ऑन, मतलब Montgomery tubercles कहाँ पाए जाते हैं। बताइए Montgomery tubercles कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है एब्डोमेन, मतलब पेट। ऑप्शन बी है ब्रेस्ट एरियोला, मतलब स्तन की एरियोला। ऑप्शन नंबर सी है हमारा वुल्वा, मतलब योनि का मुख। ऑप्शन नंबर डी है हमारा पेरिनियम। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए Montgomery क्या होता है। Montgomery स्तन के जो निप्पल के नीचे के जो भाग होता है, स्तन का जो आसपास का क्षेत्र होता है, निप्पल का जो आसपास का क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरियोला। तो Montgomery एरियोला में पाए जाते हैं। राइट आंसर लगा लीजिए स्तन की एरियोला। Montgomery एरियोला में पाए जाते हैं। वैसे ये छोटे उभरे हुए उभार होते हैं, ठीक है, जो वसा में ग्रंथियों के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं, ये वसा में ग्रंथियों के रूप में काम करते हैं। वैसे Montgomery ग्रंथि को हम बोलते हैं Montgomery ट्यूबरकल। ठीक है, एरियोला के चारों ओर स्थित जो छोटी ग्रंथियां हैं जो तेल का स्त्राव करती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, जो तेल का स्त्राव करती हैं। ये ग्रंथियां गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अधिक प्रमुख हो जाती हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य निप्पल और एरियोला को चिकनाई देना, उन्हें कीटाणुओं से बचाना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, इनका मुख्य कार्य होता है निप्पल और एरियोला को चिकनाई देना। ठीक है, उन्हें कीटाणुओं से बचाना इसका मुख्य कार्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तन की एरियोला। क्या हो जाएगा, स्तन की एरियोला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा, यूट्राइन इन्वॉल्यूशन रिफर्स टू, मतलब यूट्राइन इन्वॉल्यूशन का अर्थ है। बताइए यूट्राइन इन्वॉल्यूशन का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है प्लेसेंटल ग्रोथ, मतलब प्लेसेंटा की वृद्धि। ऑप्शन बी है सर्वाइकल ओपनिंग, मतलब ग्रीवा का खुलना। ऑप्शन सी है रिटर्न ऑफ यूट्रस टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, मतलब गर्भाशय का सामान्य अवस्था में लौटना। ऑप्शन डी हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, मतलब प्रसव के समय गर्भाशय का संकुचन। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिटर्न ऑफ यूट्रस टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, मतलब गर्भाशय का सामान्य अवस्था में लौटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूट्राइन इन्वॉल्यूशन का अर्थ है गर्भाशय का सामान्य अवस्था में लौटाना। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, विच लिगामेंट सपोर्ट्स द यूट्रस, मतलब गर्भाशय को सहारा देने वाला लिगामेंट कौन सा है। बताइए गर्भाशय को सहारा देने वाला लिगामेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए है इंग्यूनल लिगामेंट, ऑप्शन बी है ब्रॉड लिगामेंट, ऑप्शन सी है क्रूसिएट लिगामेंट, ऑप्शन नंबर डी है सस्पेंसरी लिगामेंट। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। गर्भाशय को सहारा देने वाला लिगामेंट कौन सा है, कौन सा है बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉड लिगामेंट। क्या हो जाएगा, ब्रॉड लिगामेंट। गर्भाशय को सहारा देने वाला लिगामेंट है ब्रॉड लिगामेंट। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज बाय, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस बाय, मतलब गर्भावस्था के दौरान हृदय उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है। बताइए गर्भावस्था के दौरान हृदय उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30 to 50%, ऑप्शन डी है 60 to 70%। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। गर्भावस्था के दौरान हृदय उत्पादन की वृद्धि कितनी होती है, कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 30 to 50%। कितनी, 30 to 50% होती है। ठीक है, हृदय उत्पादन की वृद्धि 30 to 50% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है हमारा, Which vitamin is most essential in early pregnancy to prevent neural tube defects? मतलब प्रारंभिक गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है। बताइए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है फॉलिक एसिड, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो बताइए प्रारंभिक गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए कौन सा विटामिन देते हैं, कौन सा विटामिन आवश्यक होगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए हम फॉलिक एसिड देते हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा, विच पेल्विक टाइप इज मोस्ट फेवरेबल फॉर विजाइनल डिलीवरी, मतलब योनि प्रसव के लिए कौन सा श्रोणि प्रकार सबसे अनुकूल होता है। बताइए योनि प्रसव के लिए कौन सा श्रोणि प्रकार सबसे अनुकूल होता है, कौन सा श्रोणि प्रकार सबसे अनुकूल होता है। तो ऑप्शन ए है एंड्रॉइड, ऑप्शन बी है एंथ्रोपॉइड, ऑप्शन सी है प्लेटिपेलॉइड, ऑप्शन डी है गाइनोकॉइड। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। योनि प्रसव के लिए कौन सा श्रोणि का प्रकार सबसे अनुकूल होता है। योनि के प्रसव के लिए कौन सा श्रोणि का प्रकार सबसे अनुकूल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गाइनोकॉइड। क्या होता है, गाइनोकॉइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, योनि के प्रसव के लिए सबसे अनुकूल होता है गाइनोकॉइड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूं।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।